गुड आफ्टरनून। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और उसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे। हमने आपके फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसकी पहली यूनिट खत्म कर ली। कल एंडोक्राइन ग्लैंड में एड्रिनल पढ़ने के बाद जो बाकी बचे हैं रेस्पेक्टिव जो सिस्टम्स हैं उसके साथ पढ़ेंगे। जैसे लंग्स का स्ट्रक्चर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ पढ़ लेंगे, जो टेस्टिस ओवरी है उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ पढ़ लेंगे। तो आज मैं जो सेकेंड यूनिट है वो शुरू कर रहा हूं और उसकी शुरुआत कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस से। तो ग्लाइकोलिसिस मेरे ख्याल से आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, और दिस इज जस्ट अ रिपीटिशन ऑफ व्हाट यू नो, कि आपने स्कूल में पढ़ा है इसको, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को आपने स्कूल में पढ़ रखा है। सो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की क्रिया का एक भाग है। और हम देखते हैं सबसे पहले कि उपापचय क्या होता है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म या उपापचय जो होता है, इट इन्वॉल्व्स टू काइंड ऑफ रिएक्शंस। वन इज कैटाबॉलिक, जिसको हम अपचय बोलते हैं, अनदर इज एनाबॉलिक रिएक्शन। आप सारे जानते हो कि जो एनाबॉलिक रिएक्शन है उसमें चीजें सिंथेसाइज होती है, मैक्रोमोलिक्यूल्स और बिग मॉलिक्यूल्स और सिंथेसाइज, बड़े बृहद आकार के अणुओं का संश्लेषण होता है। एंड कैटाबॉलिज्म इज अ रिवर्स। उसमें क्या होता है कि जो बड़े आकार के अणु हैं वो टूटते हैं छोटे आकार के अणु में और छोटे आकार के अणु में, और उस प्रक्रिया में क्या होता है कि कुछ एटीपी वगैरह का निर्माण होता है, यानी कि जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ये एनर्जी करेंसी है हमारे बॉडी की। तो अब मैं एक रिएक्शन आपको, जैसे ये आप देखिए, दिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन, एनर्जी रिक्वायरिंग, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मतलब दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विल रिक्वायर एटीपी। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या देख रहे हो आप कि सिंथेसिस ऑफ सेलुलर कंपाउंड्स, कोशिका में पाए जाने वाले जो यौगिक होते हैं उनका संश्लेषण होता है। अब फिर क्या होता है कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो सेलुलर कंपाउंड्स बने हैं ये क्या करेंगे कि ये एटीपी को यूज करेंगे, और एटीपी को यूज करेंगे और फिर क्या होगा कि इस प्रक्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या प्रोटीन है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने से फिर एटीपी बन जाता है। तो बड़े मॉलिक्यूल जब छोटे मॉलिक्यूल में बदलते हैं तो एटीपी यूज होता है। जो छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, तो जब बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल बनता है तो वहां एटीपी मतलब एनर्जी का निर्माण होता है। और जब छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, मतलब बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल निकलते हैं, तो वहां एनर्जी जनरेट होती है। तो आप ये देखिए कि एक रिएक्शन मैंने नीचे लिखा हुआ है, दैट इज C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज एक्चुअली। इसमें जब CO2 यानी कि लगता है, मतलब कि जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, व्हाट डू वी गेट? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड एटीपी। क्या निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एटीपी। एटीपी मीन्स एनर्जी का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन का, यानी हमारी कोशिकाओं में जो कोशिकीय श्वसन होता है उसका ओवरऑल रिएक्शन यही है कि हमारे पास जो भी फूड स्टफ है, हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज है, उसके ऑक्सीडेशन से हमें ऊर्जा मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो बड़ा मॉलिक्यूल है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये क्रिया किसकी हुई? ये क्रिया हुई कैटाबॉलिज्म की, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस हुआ। अब इस रिएक्शन को अगर आप उल्टा कर देंगे, तो ये क्रिया जो है ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया है। ध्यान दीजिए, 6CO2 + 6H2O, और उसमें एनर्जी, यानी ये एनर्जी कहां से आएगी? ये एनर्जी आएगी सनलाइट से, और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। आप जानते हो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे तो दिस रिएक्शन विल बिकम द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि हम थर्मोडायनामिक्स के यानी ताप गतिकी के नियम पढ़ते हैं। उसमें क्या पहला नियम क्या कहता है कि द टोटल एनर्जी इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। जिसको सीधे शब्दों में अगर हम कहें
तो ऊर्जा संरक्षण का वो सिद्धांत है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का न तो निर्माण हो सकता है ना विनाश हो सकता है। अब हम ये कहते हैं कि इसमें जो ऊर्जा थी उसके ऑक्सीडेशन से हमें ऊर्जा प्राप्त हुई, श्वसन से, लेकिन इस कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा आई कहां से? ये ऊर्जा आई सोलर एनर्जी से। जो सूर्य की ऊर्जा है उसने फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो सोलर एनर्जी था, रेडिएंट एनर्जी था, वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में यहाँ ग्लूकोज के रूप में फिक्स हो गया, और फिर जो ग्लूकोज में जो संचित रासायनिक ऊर्जा है उसका उपयोग हम ऑक्सीडेशन से द्वारा करते हैं। सो अब ये जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है दिस इज एनाबॉलिज्म, और जो रेस्पिरेशन की क्रिया है वो कैटाबॉलिज्म। तो इस प्रकार से मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। अब स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसे कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, सपोज पॉलीसेकेराइड है, कोई प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल है या लिपिड हैं, तो सबसे पहले तो आवश्यकता ये होती है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे शरीर में उनका स्वांगीकरण, अवशोषण वगैरह नहीं हो सकता, ना ही उसका सीधा सीधा ऑक्सीडेशन हो सकता है। जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, इनका सीधा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ठीक है। उसी प्रकार ये प्रोटीन है, उनका सीधा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता या वो दूसरे काम में नहीं आ सकते। तो कहने का मतलब ये है कि द फर्स्ट थिंग दैट इज नीडेड इज डाइजेशन। अब डाइजेशन हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अगर ये जो जीव है उसमें अगर ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है, यानी कि अंतराकोशिकीय पाचन की क्रिया हो रही है, तो क्या होगा कि ये प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड, ये तो कोशिका में चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी जीव में एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि बहिर्कोशिकीय पाचन हो रहा है, तो ये प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड सारे डाइजेस्ट होने के बाद कोशिकाओं में आते हैं, ठीक है। और फिर देखिए कि जो पॉलीसेकेराइड है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में बदलता है, ये ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज से आगे पायरुवेट बन जाएगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ये बन जाएंगे। ये सारी क्रियाएं आप जानते हो, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं, इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। उसी प्रकार ये प्रोटीन है, प्रोटीन से क्या बनेगा? प्रोटीन से बनेगा एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड से ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन की क्रिया के द्वारा क्या होगा कि अमोनिया और यूरिया वगैरह बनेंगे, जो आगे की क्रिया होगी। और ये जो एमाइनो एसिड्स हैं, इसमें जैसे एलानिन है, एमाइनो एसिड से पायरुवेट बन जाएगा, लाइसिन वगैरह है तो उससे एसिटाइल कोएंजाइम ये बन जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारे जो एमिनो एसिड है वो साइट्रिक एसिड साइकिल में भी जुड़ते हैं। जैसे क्रेब्स साइकिल में आपने अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ऑक्जेलो एसिड की ये सब का नाम सुना होगा। ये सारे जो प्रोटीन है उन एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। एस्पार्टिक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, इन सब में ये एमिनो अम्ल जो है वो कन्वर्ट होते हैं। उसी प्रकार से जो लिपिड है, लिपिड से बनता है ग्लिसरॉल और क्या बनता है? फैटी एसिड। ये फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, ये जो क्रेब्स साइकिल में जाएगा। जो ग्लिसरॉल है उससे पायरुवेट बन जाएगा और पायरुवेट फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बन के। तो ये ओवरऑल जो स्टेज है मेटाबॉलिज्म का, तो इसमें देखते क्या हम देख रहे हैं कि द स्टेज 1 इज digestion and hydrolysis. This is digestion of the big molecules like polysaccharide, proteins and lipids. Then there is a degradation and oxidation to some further smaller molecule. जैसे अभी ग्लूकोज है तो आप देखेंगे फर्दर कैसे जो स्मॉलर मॉलिक्यूल में बदलता है। और इसके बाद क्या होगा कि हमें CO2 प्राप्त होता है, H2O प्राप्त होता है और ATP का निर्माण होता है। यही ATP हमें चाहिए। अभी जो क्रिया हो रही है वो हो रही है क्रिया कैटाबॉलिज्म की, और उसमें उस क्रिया को करने का मतलब ही है कि हमें एटीपी चाहिए। जैसे साइट्रिक एसिड साइकिल से आप देखिए NADH, FADH2 वगैरह जो बन रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जा करके क्या कर रहे हैं? ये एटीपी का निर्माण कर रहे हैं। तो आगे चलें अपन। So this is the overall process of carbohydrate metabolism. What do you see? This glycogen, the polysaccharide sugar is converted into glucose. The process is glycogenolysis. Lysis of glycogen. ग्लाइकोजन का अपघटन हो रहा है, विखंडन हो रहा है। उसी प्रकार से ग्लूकोज से अगर ग्लाइकोजन बन रहा है तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब निर्माण, ग्लाइकोजन का निर्माण। ये ग्लूकोज से, तो ये दोनों क्रियाएं भी अपने को पढ़नी है आपके सिलेबस में, ठीक है। दूसरी एक क्रिया है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इससे पेंटोज और दूसरे शुगर बनते हैं, ये अपने को नहीं पढ़नी।
उसके बाद ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस पढ़नी है जो हम पढ़ेंगे अभी। फिर इससे पायरुवेट बना, पायरुवेट से एक तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इससे लैक्टेट और इथेनॉल वगैरह बनते हैं। दूसरी क्रिया जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, स्टाइल कोएंजाइम ए बनता है, फिर टीसीए साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बनता है और अल्टीमेटली हमें एनर्जी प्राप्त होती है। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नाउ इससे पहले कि हम उस मेटाबॉलिज्म में जाएं, उसके पहले हम ये देखते हैं कि जैसे एटीपी क्या है। आपने नाम सुन रखा कि एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। ये दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन आवर सेल्स। हमारी कोशिकाओं में ये संग्रहित ऊर्जा होती है और एटीपी का फुल फॉर्म आप सारे जानते हो। ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जैसे आपने देखा कि जो ग्लूकोज था उसके ऑक्सीडेशन से हमें ओटीपी प्राप्त हुआ था। और इसमें क्या होता है हम देखते हैं अभी आगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। यहां पर देखिए क्या है, दिस इज एडिनिन, एक नाइट्रोजन क्षार है, परिचित है आप इससे डीएनए के स्ट्रक्चर में। अनदर इज राइबोज। सो वंस द एडिनिन एंड राइबोज कंजुगेट्स इट इज कॉल्ड एज एडिनोसिन। इसके साथ 3 फॉस्फेट आप देखिए लगे हुए हैं ना, 1 2 3। सो सिंस विद दिस एडिनोसिन मॉलिक्यूल 3 phosphates are attached, that's why it is called as adenosine triphosphate। जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये जब टूटता है तो 7.3 किलो कैलोरी या 31 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ये देखिए वही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये जब ब्रेक होता है तो क्या होता है कि यहां पर का एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये क्या होगा, एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाएगा, इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, उसी प्रकार से एडिनोसिन फॉस्फेट, और ये फर्दर नॉर्मली ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर फर्दर इसका क्या कहें डिग्रेडेशन हो तो हमें इतनी ही ऊर्जा और प्राप्त होगी। दूसरी चीज है निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये चूंकि एनएडी मॉलिक्यूल अभी आएगा तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। एनएडी क्या होता है कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये विटामिन बी का एक नियासिन निकोटिनामाइड एक विटामिन होता है, उसके डेरिवेटिव है। तो देखिए यहां ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां देखिए लॉस ऑफ, ये हाइड्रोजन लूज कर रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन लूज करके, तो ये अभी जो है ये क्या, कौन सा है, ये इथेनॉल है ना। इससे एसिटल्डिहाइड बन जाएगा और इसमें क्या होगा कि इससे इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन का लॉस हो रहा है। ये जो दोनों प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन, ये क्या होंगे कि जब NAD के साथ ये लगते हैं तो बनाते हैं NADH, और इस क्रिया को बनाने में जो है, इस क्रिया को बनाने में ऊर्जा लगती है, और जब NADH टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो NADH है, इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस मॉलिक्यूल को जाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो हम पढ़ेंगे आगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये देखिए ये निकोटिनामाइड है ना। निकोटिनामाइड के साथ क्या है कि एक कीटोन लगा हुआ है, एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। अब इस जगह पर अगर 2 हाइड्रोजन आ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, NADH कहलाएगा, है ना। तो ये निकोटिनामाइड, ये राइबोज है, ये एडेनिन है और ये 2 फॉस्फेट हैं। तो कहने का मतलब कि राइबोज और एडेनिन मिलकर के तो एडिनोसिन कहलाएंगे, है ना। तो निकोटिनामाइड एडिनोसिन मतलब डाइन्यूक्लियोटाइड, इसको इसलिए कहा कि इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो राइबोज शुगर है इसके साथ एक फॉस्फेट लगा हुआ है, एक दूसरे के साथ ये, तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर। एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये है, ठीक है, ये एडेनिन है और ये क्या कहिए इसको, यूरासिल का, ये उसी का जो थायमिन का डेरिवेटिव है ये। ठीक है,
तो चूंकि थायमिन का डेरिवेटिव है तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब आप देखिए कि जो ये वाला पोजीशन है ना, ये जो वाला जो पोजीशन है कार्बन नंबर 1, यहां पर 2 हाइड्रोजन आके लग जाते हैं, तो ये बन गया NaDH, और ये अगर यही रिएक्शन रिवर्स चलेगा तो ये क्या बन जाएगा, NAD बन जाएगा। आगे का प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं। सो डाइजेशन में क्या होता है आप जानते हो, डाइजेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दिस इज फूड इज टेकन फ्रॉम द माउथ, वहां से मुंह में सलाइवरी एमाइलेज होता है जो डेक्स्ट्रीन माल्टोज बना देता है, फिर माल्टोज जो है वो आगे जा करके जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं डेक्स्ट्रीन को फिर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज में तोड़ते हैं, जिसमें माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज काम करके ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज वगैरह बनाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नाउ दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जो है ये अब कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में एनर्जी जनरेट करने के प्रोसेस में रेडी है। तो हम आगे क्या होता है, तो इसमें पहला क्या होता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इसको हम एम्बेडन मेयरहॉफ पैरानस पाथवे भी कहते हैं। ये मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज जो होता है, जो डाइजेशन का प्रोडक्ट है, उसका डिग्रेडेशन होता है। उसका डिग्रेडेशन होता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए। जैसे देखिए पॉलीसेकेराइड था ये, उससे मोनोसेकेराइड बना, मोनोसेकेराइड ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनेगा, कई स्टेप का ये रिएक्शन है जो जिससे एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेंगे। इसमें हमें प्राप्त होता है 2 NADH और 4 ATP प्राप्त होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। सो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को आप 2 भाग में बांट सकते हैं। पहली क्रिया होती है कि ये जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, ये क्या होता है 2-3 कार्बन वाले, मतलब ये जो हेक्सोज मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, दिस ब्रेक्स इनटू 2 ट्रायोज, 3 कार्बन वाले 2 शुगर में ये बदल जाता है। जैसे ये क्या है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और इधर क्या है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों बेसिकली ये शुगर के ही मॉलिक्यूल है, शुगर के फॉस्फेट हैं, ये भी शुगर ही है, ठीक है, ट्रायोज शुगर कहलाता है ये। तो ये क्या होता है कि जो 6 कार्बन से 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड में इसका कन्वर्जन होता है। स्टेप्स देख लेते हैं अपन। दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज आप देख रहे हो कि कार्बन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, 6 कार्बन। अब यहां पर जो एंजाइम लगा है उसका क्या नाम है, हेक्सोकाइनेज। Kinase is the enzyme that actually helps in attachment of a phosphate group on any substrate. ये क्या करता है, किसी सबस्ट्रेट पर फॉस्फेट लगाता है, या कभी कभी रिएक्शन उल्टा भी होता है, यानी कि फॉस्फेट रिमूव भी करता है। इस काइनेज के साथ खासियत क्या है कि जो ये फॉस्फेट प्राप्त करेगा वो हमेशा प्राप्त करेगा ATP से, जबकि कुछ दूसरे फॉस्फेट अटैच करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो फॉस्फोरिलेज होते हैं, वो ATP से अपना फॉस्फेट प्राप्त नहीं करते। So this hexokinase, since it is acting on the hexose sugar, जिसको हमने हेक्सोकाइनेज कह दिया, काइनेज का काम क्या है, फॉस्फेट जोड़ना। तो आप देखिए ये क्या कर रहा है कि ये जो शुगर था इसका जो छठा कार्बन मतलब कार्बन यहाँ पर है, ये छठे कार्बन पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक फॉस्फेट लगा दे रहा है ना, यहाँ पे एक फॉस्फेट PO4 लग गया आकर के। नाउ चूंकि ये छठे कार्बन पे लगा है, नाउ इट वुड बी कॉल्ड एज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। फिर एक दूसरा एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज, मतलब इसका अब ये ग्लूकोज है उसका आइसोमर होता है फ्रक्टोज। ये एल्डिहाइडिक डेरिवेटिव है, ये कीटोनिक डेरिवेटिव है। शुगर सेम है, 6 कार्बन वाला शुगर ये भी है, 6 कार्बन वाला शुगर ये भी है। ये इसका एल्डिहाइडिक रूप है और ये इसका कीटोनिक रूप है। तो यहां देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये छठा कार्बन। तो आप देखिए कि ये जो ग्लूकोज था ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया जिसका नाम है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। और उसके बाद फिर क्या होता है कि एक फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, सिंस इट इज एक्टिंग ऑन द फ्रक्टोफॉस्फेट, फ्रक्टोज फॉस्फेट पे काम कर रहा है और काइनेज है। काइनेज का मतलब दिस विल अगेन ऐड सम अनदर फॉस्फेट। तो ये छठे कार्बन पे तो फॉस्फेट लगा हुआ था ही, ये क्या करता है पहले कार्बन पे और फॉस्फेट लगा देता है। नाउ इट इज फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट
फिर यहां पर एक एंजाइम है दूसरा एल्डोलेज। ये क्या कर रहा है, ये एल्डोलेज इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को 2 ट्रायोज में तोड़ दे रहा है, मतलब 2 ट्रायोज में ये बदल जा रहा है। तो ट्रायोज कौन कौन से हैं, वन इज डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। देखिए एक हाइड्रोक्सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये एच हटा करके यहाँ फॉस्फेट लग गया, तो इसको हम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट कहेंगे। और बीच में आप देख ही रहे हो कि ये एसीटोन कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, जिसको हम कहेंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पे एल्डिहाइड है, और चूंकि ये ग्लिसरॉल का डेरिवेटिव है, तो इसको हम कहेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, और तीसरे कार्बन पर यहाँ पर फॉस्फेट लगा। तो इस प्रकार से 2 बन जाते हैं। अब ये जो दोनों हैं दे आर इंटर कन्वर्टिबल। ये जो दोनों कंपाउंड है, यहाँ देखिए एक लिखा हुआ है नीचे, यही ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ बना हुआ है, और एक ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज नाम का जो एंजाइम है वो क्या करता है, ग्लिसरल्डिहाइड को 3 फॉस्फेट को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सी 3 फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल देता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसमें क्या होता है कि ये छठे से लेकर के 10वें तक का रिएक्शन है। अब अभी तक जो क्या हुआ था, अभी तक आपने देखा पिछली बार कि 2 जगह फॉस्फेट लगे थे, दोनों जगह एक एटीपी यूज हो गई थी। सो फार वी आर इन्वेस्टिंग द एटीपी, हम एटीपी लूज कर रहे हैं, हम एटीपी का नुकसान हो रहा है हमें इस क्रिया को करने में, लेकिन अब हम एटीपी गेन करेंगे। तो उसमें एटीपी गेन करने वाला जो प्रोसेस है ये है, इसको हम विस्तार से अगले स्लाइड देख लेते हैं। देखिए हमने छोड़ा था कहां पर, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, और यह भी बताया था कि यहां पर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये इसमें कन्वर्ट भी हो सकता है। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो एक डिहाइड्रोजनेज, यहां का एक हाइड्रोजन उड़ेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक फॉस्फेट आके लग जाएगा। नाउ इट इज एक फॉस्फेट तो पहले से था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, एक फॉस्फेट यहां और लग जाएगा। अब ये क्या कहलाएगा, 1,3, दिस वाज कार्बन नंबर 1, दिस इज सॉरी, ये कार्बन नंबर 1 है और ये 3 है, ठीक है। तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये एक्चुअली देखिए ये एसीटेट टाइप का मॉलिक्यूल है, यहाँ H नहीं है। सो दिस इज बाइफॉस्फोग्लिसरेट। और यहां पर क्या होगा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, जिसमें कि 3 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर यहां जो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि NAD का रिडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बन गया, NADH2 बन गया, ठीक है। और ये NADH2 अभी काम नहीं आएगा, ये काम आएगा फिर आगे जाकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। फिर यहां से जो बाइफॉस्फोग्लिसरेट है, दिस इज इसमें फिर क्या होगा कि काइनेज नाम का एंजाइम क्या करेगा कि इसका एक फॉस्फेट हटा देगा, ठीक है, इसका क्या करेगा, फॉस्फेट हटा देगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि यहां जो एक फॉस्फेट आके लग रहा है, ये फॉस्फोरिक एसिड से आता है, ये एटीपी से नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहां पर काइनेज नहीं था। नाउ दिस 3 मतलब एक यहां का फॉस्फेट है गया, नाउ इट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर वो एक म्यूटेज एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरोम्यूटेज, वो क्या करेगा कि जो तीसरे कार्बन पे जो फॉस्फेट था उसको उठा करके दूसरे कार्बन पे रख देगा। नाउ इट इज 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर यहां पर इनोलेज नाम का एक एंजाइम है, जिससे बन जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। अब ये पायरुवेट बनने की क्रिया करीब करीब चालू है, तो दूसरे कार्बन पे आप फॉस्फेट लगा हुआ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ इनॉल बना हुआ है ग्रुप। सो दिस इज पायरुविक एसिड, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट था, इसमें से एक फॉस्फेट जब हट जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, पायरुविक एसिड कहलाएगा, ठीक। सो आपका टोटल जो उसमें क्या हुआ कि जो नेट गेन हमें 2 एटीपी का है। क्यों 2 एटीपी का है बताते हैं आपको। ये देखिए ये ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज से बना 1,6 बाइफॉस्फेट बना। ये 1,6 बाइफॉस्फेट से क्या बना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बनेगा। मतलब कहने का मतलब
कि ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल सकता है एक आइसोमेरेज की वजह से। इसलिए यहां से यहां तक की क्रिया बेसिकली 2 बार होगी। तो एक बार एक एटीपी यहां बन रहा है, दूसरा एटीपी यहां बन रहा है ना। जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बना था तो यहां एक फॉस्फेट फ्री हुआ था जिसकी वजह से यहां एक एटीपी बना। दूसरा ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट से जब यहां पर ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट बना था तो वहां पर एक फॉस्फेट फ्री हुआ था, काइनेज नाम का एंजाइम लगा था, यहां एक एटीपी बना था। उसी प्रकार से ये दोनों ही स्टेप यहां भी रिपीट होंगे। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और 4 एटीपी हमें मिले। और बीच में आप देख रहे हो कि 2 एटीपी हमने खर्च कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के 4 में से अगर हम 2 निकाल दें तो हमारे पास नेट गेन कितने एटीपी का हुआ? 2 एटीपी का। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस में वी गेन 2 एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। NADH2 के आप देखिए 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होते हैं। तो एनर्जी के टर्म में हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब एक बार पायरुवेट जब बन गया तो उसके आगे क्या कैसे होती है देखिए। पायरुवेट के 2 प्रकार के फेट होते हैं। एक होता है जिसको हम जो साइट्रिक एसिड में जाएगा, और ये क्रिया जो होती है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसको एरोबिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज एरोबिक प्रोसेस। और इधर जो चीजें दिखाई गई हैं यहां से यहां तक, ये एनएरोबिक क्रियाएं हैं। मतलब इथेनॉल का निर्माण होना या लैक्टेट का निर्माण होना, ये कौन सी प्रोसेस है? तो ये एनएरोबिक जो है इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं आप देख रहे हो, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है या फिर जो लैक्टेट का निर्माण है इसको होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन कहते हैं। ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का निर्माण शराब वगैरह बनाने में किया जाता है शुगर से। तो कहने का मतलब ये जो दोनों क्रियाएं हैं, ये और ये कब होगी? ये तब होगी जब ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसलिए अनऑक्सी श्वसन की क्रिया कहलाती है ये। जबकि ये ऑक्सी श्वसन है, एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तब तो पायरुवेट बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, और फिर ये चला जाएगा साइट्रिक एसिड साइकिल में। जबकि अगर नहीं है ऑक्सीजन, अनऑक्सी श्वसन हो रहा है, तो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड निर्माण होगा। देखिए जो पायरुवेट है उसकी संरचना आप देखिए यहां पर, है ना। उसके साथ क्या हो रहा है कि यहां पर एक HS और कोएंजाइम, ये सल्फा हाइड्रिल ग्रुप के साथ एक कोएंजाइम ये लगा हुआ है, और ये क्या करता है, इसके साथ एक NAD और जोड़ दीजिए आप। अब ये जो है, ठीक है, यहां से ये निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और ये जाके जो यहां से यहां तक का भाग, ये जाके जुड़ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये अब यहां तक का भाग CH3CO एसिटाइल, इसके साथ कोएंजाइम ए जुड़ गया, तो ये क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम। मतलब पायरुवेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एसिटाइल कोएंजाइम ए। लेकिन यहां आप एक चीज और आप देख रहे हो, ये जो NAD है दिस इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू NADH। ठीक है, वो ये जो कन्वर्सन है, फिर से एक NADH मिल गया, है ना। और ये NADH का मिलना ये इस जो है वो इस बात से इंपॉर्टेंट है कि हर एक NADH जो है हमें आगे जाकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 ATP देगा। तो इसलिए एक NADH का DH2 का निर्माण यहां भी हो गया, और जो एंजाइम यहां लग रहा है दैट इज पायरुवेट डिहाइड। ये थोड़ा सा डिटेल में प्रोसेस है, इसको आप देखिए। ये CH3COCOH यानी कि पायरुविक एसिड है। यहां पर थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये फिर एक दूसरा विटामिन B1, इसका डेरिवेटिव है। ये और पायरुविक एसिड मिलकर के क्या बना रहे हैं? पायरुविक एसिड के साथ TPP का थायमीन पायरोफॉस्फेट का एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। फिर इसमें से क्या होगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये निकल जाएगा। अब क्या हो गया, ये CH3CHO यानी कि एस्टल्डिहाइड के साथ ये TPP लग गया। यहां पर देखिए मॉलिक्यूल है, इसका नाम है लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड में जो सबसे बड़ी बात है कि मेन रिएक्शन यहां पर होगा। ठीक है, यहां आप देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और इसको तोड़ने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां चाहिए और दूसरा हाइड्रोजन यहां चाहिए।
तभी जाकर के ये वाला जो बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड ये टूटेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, लिपोइक एसिड के साथ जाकर के ये जाके मिल रहा है। मतलब टीपीपी का काम ये है कि दिस ट्रांसफर्स दिस ग्रुप हियर, मतलब इस सल्फर पर जाकर के एसिटाइल ग्रुप को लगा देता है, ठीक है। और फिर यहां से टीपीपी फ्री हो गया। टीपीपी जो था इसने इसको यहां लाके जोड़ दिया, और यहां जो बेसिकली ये जो एल्डिहाइड था ये एसिटाइल में बदल गया, और ये जो हाइड्रोजन था ये कहां लग गया, जाकर के यहां पर लग गया। मतलब ये जो हाइड्रोजन था ये तो जाके लग गया यहां, और अब ये बन गया एसिटाइल। एसिटाइल जाकर के जुड़ गया इस सल्फर से, ठीक है। तो ये बन गया एसिटाइल के साथ यहां सल्फर की बॉन्डिंग हो गई। अब यहां पर आकर के लग रहा है सल्फा हाइड्रिल कोएंजाइम ए। देखिए कोएंजाइम ए का रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है। ये जो फॉस्फो रिलेट एडेनोसिन जो होता है, ये यहां पर बना हुआ है। ये एडेनोसिन के साथ ये राइबोस शुगर है ये, और यहां पर देखिए कि दो फॉस्फेट बने हुए हैं, ठीक है। तो एडेनोसिन बाइफॉस्फेट है, ये पेंटाथेनिक एसिड है जो विटामिन B5 कहलाता है। ये दोनों मिल करके बनाते हैं कोएंजाइम ए, ठीक है। और यहां पर अगर यहां पर आप SH लगा देंगे, अगर यहां S के साथ H लगा रहेगा, सल्फा हाइड्रिल रहेगा, तब तो ये खाली कोएंजाइम ए रहेगा। लेकिन आप इस S को हटा देंगे और इसके साथ एसिटाइल जोड़ देंगे CH3CO, तो क्या बन जाएगा, ये S को हटना पड़ेगा, फिर ये बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यही यहां हो रहा है। देखिए ये सल्फा हाइड्रिल ग्रुप के साथ पहले ये कोएंजाइम ए लगा हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि ये H हट गया और ये H हट करके अब यहां लग गया, ठीक है। इसके कारण क्या हो गया कि यहां पर दो सल्फा हाइड्रिल तो इनके लग गए, बीच का ये बॉन्ड खत्म हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड वाला, और ये जो कोएंजाइम S के साथ ही एसिटाइल लग गया, तो अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। और फिर लिपोइक एसिड जो है, यहां देखिए लिपोइक एसिड का जो रिड्यूस्ड लिपोइक एसिड है वो फिर कन्वर्ट होता है अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में। ऑक्सीडाइज फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो क्या होता है कि ये दो हाइड्रोजन जो है ये NAD से जुड़ करके क्या बना देंगे, NADH2 बना देंगे, ठीक है। सो ये है पूरा का पूरा कोएंजाइम आप सुनते रहे, लेकिन इसका ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली जो पायरुविक एसिड था, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड एज ए प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, NADH2 मिल रहा है, जो हमने पिछली रिएक्शन में पहले रिएक्शन में बताया आपको। सो दिस पायरुवेट प्लस हाँ ये देखिए ये एनएरोबिक रिएक्शन है। अभी तक जो अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए तभी बनेगा जब रिएक्शन एरोबिक रिएक्शन होगा, और एसिटाइल एंजाइम ए का क्या फेट होगा अभी हम जब अगले लेक्चर में क्रेब साइकिल पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल हम यहां देखते हैं कि पायरुवेट जब एनएरोबिक रिएक्शन होता है, जब अनऑक्सीडेशन होता है, देन दिस पायरुवेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू लैक्टेट, और लैक्टेट में जाने के कारण क्या होता है कि यहां हमें एसिटाइल कोएंजाइम में हमें एक NADH2 और मिल रहा था, लेकिन यहां कहानी ये है कि यहां NADH2 तो बन नहीं रहा, प्लस एक NADH2 जो हमने पहले कमाया हुआ था ग्लाइकोलिसिस के कारण के टाइम में, उसका भी नुकसान हो जाता है। यानी NADH2 नुकसान जो है वो इसमें NAD में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पायरुवेट जो है ये बन जाएगा लैक्टेट। ये गलत जगह लिखा गया है, लैक्टेट को यहां लिखा जाना चाहिए। चलिए इसको मैं ये बताता हूं आपको। सो ग्लूकोज जो है वो अगर ग्लाइकोलिसिस की क्रिया हम जोड़ दें तो हमें सिर्फ, मतलब ये जो एनारोबिक रिएक्शन है इसमें ग्लूकोज से लैक्टेट बनता है, वी गेट ओनली 2 ATP जो हमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाते टाइम मिला था। मतलब हमें सिर्फ 2 ही ATP मिलते हैं, जबकि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है तो हमें कम से कम 36 ATP और मिलते हैं, ठीक है। यहां देखिए
तो इसमें एक क्रिया जो है ये फर्मेंटेशन की है। देखिए ये शराब बियर है, ये बनता है फर्मेंटेशन से, जिसको हम कहते हैं किण्वन कहते हैं हिंदी में, है ना। तो ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से क्या बन गया, इथेनॉल बन गया, इथेनॉल शराब है। तो ये बनने की क्रिया कैसे होती है, पायरुवेट का यहां से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये NaDH2+ H2 का यहाँ जो हाइड्रोजन है इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये इथेनॉल बन जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD में, है ना। इसका क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। देखिए एनारोबिक रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक तो लैक्टेट बन रहा है, दूसरा इथेनॉल बन रहा है, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हमें प्राप्त होता है स्टाइल कोएंजाइम A, जहां पर हम एक NaDH2 गेन कर रहे हैं और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, NaDH2 लूज कर रहे हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होता है तो हमें हमेशा ही सिर्फ 2 ATP मिलते हैं। और ये कंडीशन कब होता है, वो कंडीशन तब होता है जब हम अचानक से स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं। तो स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने के दौरान क्या होता है कि जो रिजर्व वहां का सारा ATP होता है वो तो हो जाता है खत्म, और फिर हमें क्या होता है कि एनारोबिक प्रोसेस से हमें ATP चाहिए होता है। तो उसके लिए हम, मतलब आप यूं समझिए कि एक सिलेंडर में जहां पूरे बारात का खाना बन सकता था, वहां एक सिलेंडर में पूरे एक ग्लूकोज से हमें 38 ATP प्राप्त होते थे अगर हम एरोबिक पाथवे पे जाते। लेकिन हमें चूंकि तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हम लैक्टेट बनाना शुरू कर देते हैं मसल्स में, और जो मसल्स में जो लैक्टेट जमा होता है इससे फैटीग होता है। फैटीग होता है मतलब कि मसल में जो क्रैम्प आता है, कोई काम आप जैसे भागते हैं, दौड़ते हैं, तो आपके मसल्स में जो पेन होता है वो लैक्टेट के जमा होने से होता है। फिर थोड़ी देर आप आराम कर लेते हो, थोड़ा मसल्स को थोड़ा हिलाते हो, तो उसके बाद लैक्टेट पर डेसिपेट हो जाता है, तो आपका दर्द कम हो जाता है। और हमारी सांस इसलिए फूलती है उस टाइम कि हमारा शरीर जो होता है ऑक्सीजन के लिए कार्य कर रहा होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन मांग रहा होता है हमारा शरीर कि भाई ये देखो लैक्टेट जमा हो रहा है, हमें जो ATP बनाना है वो एरोबिक प्रोसेस से बनाना है, इसीलिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और हमारी सांसें स्ट्रेनस एक्सरसाइज में तेज चलने लगती है। सो दिस वाज द ओवरऑल प्रोसेस। तो ये हमने ग्लाइकोलाइसिस और उससे कोएंजाइम A बनने तक की जो क्रिया है वो खत्म कर ली। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।